हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेचर्स ट्रेजर चैप्टर 11 का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इसके अंदर नोट्स बनाया है हमने और उसको रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल किया है इसमें जो कि ये क्योट आपके बुक चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया है, लेकिन हमने सबसे पहले इसको लिया है क्योंकि देखो इसको पढ़िए आप। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड, नॉट फॉर द एवरी मैंस ग्रीड। मतलब किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकती है पृथ्वी, हमें इतना देती है, लेकिन किसी का लालच पूरा कर सके, लालच का कोई अंत नहीं होता, तो उतना नहीं है इसके पास। नेचर्स ट्रेजर का मतलब होता है प्रकृति का खजाना। तो देखो ये आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी बुक है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ के, एक स्टोरी में जोड़ के सब कुछ बताने की कोशिश की गई है इस बुक में, ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो देखो इस बुक के अंदर क्या दिया है कि बच्चे जाते हैं अपने किनके पास, अपने अज्जी के पास जाते हैं। दो बच्चे होते हैं, भूमि और सूर्या जाते हैं। तो वो उन कहाँ पे है उनकी दादी का घर, वेस्टर्न घाट में। तो क्या है कि वो नेचर की ब्यूटी देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जैसे कि हिल सिस्टम्स, प्लांट्स और ये सब देखते हैं। तो आगे मेनली अब हम बात करेंगे नेचर ट्रेजर क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं अब नेचर के मतलब प्रकृति के खजाने में मेनली क्या क्या होता है, जो इसेंशियल है। होता तो बहुत कुछ है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है एयर, उसके बाद में वाटर। एयर किस काम आती है? इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, इसेंशियल हमारे सांस लेने के लिए और सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कोई भी लिविंग बींग के लिए। वाटर, वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, डेली एक्टिविटीज़। मतलब पानी पीने के लिए काम आता है, खेती करने के लिए काम आता है, और बाकी डेली एक्टिविटीज़ में काम आता है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कपड़े धोने हो, पोछा लगाना हो, किसी भी चीज़ में। एक सनलाइट है, सूरज की रोशनी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे क्या होता है कि हमें तो एनिमल्स में हम भी आते हैं, मतलब हमें विटामिन डी मिलता है। प्लांट्स को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है। तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड ऑफर फूड एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। आगे है सोइल, देखो मिट्टी क्या है, सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। आगे है रॉक्स, रॉक एंड मिनरल भी इसी के ट्रेजर में होते हैं, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग टूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इसमें फॉसिल फ्यूल कौन 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 से होते हैं ये भी पूछ लेता है आपको। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पावर ऑफ आवर व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मेनली किसके अंदर, इसके ट्रेजर के अंदर। तो हम सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर समझते हैं डिटेल में। एयर क्या होती है, सबसे पहले एयर आया था, तो एयर की बात कर लेते हैं हम। एयर क्या है? एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। इट इज इट इज इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें बहुत, एयर में बहुत सारी तरह की गैसेस होती हैं जो अर्थ के चारों साइड प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। एक वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल चीज़ है जो कि जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है? एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और अदर गैसेस कुछ भी हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो और आर्गन वगैरह कुछ भी हो, वो कितनी होती है? 1% में होती है। नाइट्रोजन क्या करता है? हेल्प प्लांट्स ग्रो बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ करते हैं। नाइट ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 21% है। ये क्या होता है? नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बहुत इसेंशियल है, चाहे ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो और एनिमल्स हो। अदर गैसेस क्या है? इंक्लूड्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, आर्गन एंड वाटर वेपर। ये कितने में होते हैं? 1% के अंदर होते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एयर। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 1% में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस। और 21% क्या है? ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया? 100%। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एयर?
एयर किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है? पहला तो है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। लिविंग बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एयर के कारण ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। रेस्पिरेशन भी एयर है, इसी कारण पॉसिबल है। क्यों? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस हो जाता है इससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है? कॉजेज स्टॉर्म्स एंड हेल्प्स विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तेज हवा आती है तो वो क्या करती है? विंड मिल जो लगी हैं उनको घूमने में मदद करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जेंटल विंड मतलब धीमी हवा, नोन एज ब्रीज। जो ऐसे अच्छी अच्छी हवा आती है ना, जिसमें हमें अच्छा लगता है, धीरे धीरे, न ज़्यादा तेज न धीरे, न क्या नाम है, धीमी हवा होती है जो, उसको बोलते हैं हम ब्रीज। वो क्या होता है कि ये क्या करते हैं? जो फिरकी होती है उसको घूमने में मदद करती है। जो हाथ से हम फिरकी बना लेते हैं उसको घूमने के लिए जेंटल विंड की ज़रूरत होती है, जिसको ब्रीज बोलते हैं। लेकिन अगर विंड मिल है, बड़ी विंड है, उसको घुमाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? स्ट्रॉन्ग विंड की ज़रूरत होती है, जो किसके काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। अब आगे एक्टिविटी दी है आपके बुक में, होल्ड योर ब्रीथ। यू विल नोटिस यू कांट सर्वाइव विदाउट एयर और फॉर लॉन्ग, मतलब ज़्यादा देर तक आप बिना हवा के नहीं रुक सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है? फन फैक्ट क्या है? ह्यूमन्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर डेज बट नॉट विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। एयर एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। हम कुछ मिनटों तक ही ज़िंदा रह सकते हैं एयर के बिना, उसके बाद हमें ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। वैसे ही क्या है? फूड के बिना हम कई दिनों तक भी रह सकते हैं ज़िंदा। ठीक है। जैसे ये वाटर हो गया। वाटर इज़ ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अब क्या है ये? इसके यूजेज क्या हैं? वही ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वर्क। सोर्सेज क्या हैं? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ओशियंस एंड सीज से मिलता है, मतलब महासागर और समुद्र से मिलता है। दूसरा कहाँ से मिलता है? रिवर्स एंड लेक्स, नदियाँ और झीलों से मिलता है। ग्राउंड वाटर से मिलता है हमें। और आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, जो कि मतलब आइस शीट्स और ग्लेशियर हैं, उनसे भी हमें पानी मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो बाय फिक्सिंग लीक्स, मतलब जो कहाँ पे लीक है पानी का, पाइप वगैरह, उनको हम सही करके। टर्निंग ऑफ टैप्स, मतलब जो पानी की टूटियाँ हैं उनको सही समय पे बंद करके हम पानी को बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे? कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग वाटर फॉर फ्यूचर यूज, जैसे हम पानी को एक जगह इकट्ठा कर लें आगे फ्यूचर के यूज के लिए, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे पानी बारिश आई, उसको क्या करें कि हम छत पे आए, उसको एक होद के अंदर या किसी कुंड के अंदर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड दो यहाँ पे दे रखे हैं मैंने। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड आपकी बुक में दिए थे। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं? एक तो बावड़ी बना लो, जो क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, क्या है ये? बावड़ी। बावड़ी को स्टेप वेल्स इन राजस्थान, ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलती है। दूसरी वाव, वाव कहाँ? गुजरात में होती है। ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर इन गुजरात। ठीक है। आगे चलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन। द सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्या ये बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का हमारे अर्थ पे। हाउ द सन्स एनर्जी इज यूज्ड। सन की एनर्जी हम कैसे यूज़ करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर सोलर पावर, सोलर ऊर्जा को हम बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जैसे यूज्ड फॉर, कैसे? कुकिंग, हीटिंग वाटर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए हम सनलाइट का यूज़ करते हैं।
एनिमल्स कैसे यूज करते हैं? इनडायरेक्टली गेट एनर्जी फ्रॉम द सन बाय ईटिंग प्लांट्स। अब वो जो भी एनिमल्स हैं वो सन से एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं? बाय इनडायरेक्टली लेते हैं वो, कैसे कि जैसे कि अब सनलाइट को यूज करके प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, वो खाए, और उसको, और उन प्लांट्स को कौन खा लेता है? एनिमल्स खाते हैं, तो उनको भी इनडायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोलर एनर्जी यूज, अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि सोलर एनर्जी के यूज का एग्जाम्पल बताओ, तो सोलर कुकर है, जो क्या करता है? सनलाइट को यूज करता है खाना बनाने के लिए। दूसरा है सोलर वाटर हीटर्स, जो क्या करते हैं? पानी को गर्म करने के लिए यूज में लिया जाता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज वो कर देता है गर्म। सोलर पैनल यानी कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो फन फैक्ट क्या है? सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप्स और स्ट्रीट लाइट्स हेल्प रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब जो क्या है कि अगर हम सोलर पैनल्स को छत पे और कहाँ पे लगा दें? स्ट्रीट लाइट्स पे लगाते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करता है। अब देखो आगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है। देखो अब फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या होता है कि जो लार्ज एरिया होता है जिसमें ट्रीज प्लांट्स लगे होते हैं और वाइल्ड लाइफ भी होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का महत्व क्या होता है? ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, प्रिवेंट सोयल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव को रोकते हैं, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ये क्या करते हैं? भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। किसको? कोई भी स्पीसीज हो उनको, सबको, उसमें क्योंकि जंगल में बहुत सारे स्पीसीज भी रहते हैं ना, एनिमल्स रहते हैं, उनको क्या करता है? फूड भी प्रोवाइड करता है और शेल्टर भी, जगह भी, रहने की जगह भी प्रोवाइड करता है। अब क्या है अगला? सप्लाई टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट्स, लकड़ी और क्या नाम है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको क्या है? ये सप्लाई करता है, हमें प्रदान करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को मतलब जंगलों को बचाने के लिए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या हुए हैं? मूवमेंट हुए हैं। पहला हुआ है चिपको आंदोलन। कब हुआ था ये? कहाँ स्टार्ट हुआ था ये? उत्तराखंड में हुआ था। कब? 1970s में, टू स्टॉप ट्री कटिंग, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए किया गया। वन महोत्सव, दूसरा है वन महोत्सव, अ वीक लॉन्ग ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई। ये हर साल जुलाई में मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पूरे एक सप्ताह मनाया जाता है वन महोत्सव का, जिसके अंदर हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं। आगे सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, मिट्टी, चट्टान और खनिज। अब क्या सॉइल, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सॉइल क्या है? फॉर्म्ड बाय स्लो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखो मिट्टी कैसे बनती है कि जो रॉक होती है वो क्या नाम है, कई सालों में बनती है, और उसको धीरे 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 वो टूट के कैसे होता है, क्या बन जाता है? वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ये क्या करता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है सॉइल। सपोर्ट प्लांट्स रूट्स, मतलब जो पेड़ हैं उनके रूट को सपोर्ट करती है। हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर है उनको रिसाइकल करने में भी हमें मदद करती है। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से यूज करने योग्य बनाना। रॉक एंड मिनरल्स, मतलब रॉक क्या है? यूज्ड इन ग्रेन, क्या नाम, कंस्ट्रक्शन। रॉक्स को हम यूज करते ही हैं, चट्टानों को, जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल हो गया। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल प्रोवाइड मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर एंड आयरन फॉर मेकिंग टूल्स एंड मशीन्स। मिनरल क्या करते हैं हमें? क्या नाम है, मेटल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर वगैरह ये सब। अब फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में फॉसिल फ्यूल के। कौन से? एक तो कोल होता है, एक पेट्रोलियम होता है, और एक नेचुरल गैस होता है। ठीक है, तीन होते हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। लेकिन ये बात आप याद रखना, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब देखो फॉर्मेशन कैसे होता है? क्रिएटेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स दब जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं जो मिट्टी में दब जाते हैं, और कई मिलियन ईयर्स के बाद में ये सारे चीज़ें बनती। क्या क्या? कोल हो, कोयला, पेट्रोलियम हो, या फिर नेचुरल गैस हो, ये सारी चीज़ें। अब इनके यूजेज क्या हैं ये आपको पता ही है वैसे तो। पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल डीजल किस में यूज़ होते हैं? हमारे
व्हीकल्स में, पावर व्हीकल्स में। दूसरा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है, यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये किस चीज़ में यूज़ होती है, कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, नेचुरल गैसेस का यूज़ करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड मात्रा में है हमारे अर्थ पे। अगर हमने उनको, क्योंकि ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और हमने आज ही इनको ख़त्म कर दिया, तो आगे फिर आज हमने ख़त्म कर दिया तो कल ही आज क्या यूज़ करेंगे, या आने वाली पीढ़ियाँ क्या यूज़ करेंगी। ठीक है। दूसरा कोजेज एयर पोल्यूशन, और हम जो इनको यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल डीजल को यूज़ करते हैं या गैस को यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस को, तो क्या जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन तो होता ही है, ये हमें पता है। तो क्या करता है ये नेचुरल, क्या करता है ये एयर पोल्यूशन भी करता है। दूसरा रिसोर्सेज की बात कर रखी है कि दो तरह के रिसोर्स दे रखे हैं आपको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखो, तोड़ के देखो, रिन्यूएबल, जो री मतलब दोबारा से, न्यू मतलब नया, एबल मतलब कर सकना। तो रिन्यूएबल का मतलब हुआ कि जिनको दोबारा से नए जैसा कर सकें या उनको दोबारा से यूज कर सकें। तो वो कौन से होंगे, एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सारे। अब जैसे आगे नॉन रिन्यूएबल फॉरेस्ट हैं, वो क्या है, कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेनिस्ड, मतलब वो दोबारा से रिन्यू नहीं किए जा सकते आसानी से, जैसे कि कोल, पेट्रोल और मिनरल्स, ये सारे होंगे। ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम वापस से यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो हैं जिनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो उनको हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। थ्योरी पार्ट इसका इतना ही था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 11.9, जो ये फिगर है इसकी बात कर रहा है, शोज आइटम रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज मैच देम विद देयर जम्प्ड अप नेम्स। यहाँ पे जो नाम है उनको जम्बल्ड करके लिख रखा है। ठीक है। और उनको क्या है कि उनको क्लासिफाई करना है और ये बताना है कि रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ कि देखो यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है नाम, ये बन रहा है रॉक, ये बन रहा है फॉरेस्ट, ये बन रहा है विंड, और ये वाटर। हो गया। अब देखो यहाँ पे पानी कौन सा दिख रहा है, ये पहले पानी, ये हो गया वाटर। दूसरा विंड कौन सी है, ये रही विंड मिल है, इसलिए विंड जनरेट कर रहा है। ये क्या है, फॉरेस्ट है। और ये रॉक। अब देखो रॉक क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्यों नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दूसरा फॉरेस्ट है, ये रिन्यूएबल होगा। तीसरा विंड है जो भी रिन्यूएबल होगा। और चौथा क्या है, वाटर है जो भी रिन्यूएबल है। ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ गया आपके एनसीईआरटी बुक के। तो देखिए, नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक कोट लिया है, MK गांधी जी ने क्या कहा है कि क्या नाम है, हर इंसान की नीड पूरी करने के लिए तो प्रकृति के पास है, लेकिन लालच यानी ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं है। तो नेचर हैज़ ऑल रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, यस, बिल्कुल सही बात है, मतलब ट्रू हो गया। दूसरा, मशीन्स आर द रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर। मशीन तो इंसान बनाता है ना, वो नेचर में नहीं मिलता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है, नेचुरल गैस इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल गैस क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको बनने में, नेचुरल गैस नाम में नेचर है, लेकिन क्या नाम है, इसको बनने में कई साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए ये कौन सा रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद में आगे कौन सा है अगला, एयर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है, एयर रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है, अ फ्यूल डेट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक। क्या केरोसिन यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, या LPG यूज करते हैं? तो क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। सही है ना। बाइक में कभी डीजल डालते हुए देखा आपने? नहीं डालते ना,
खाली पेट्रोल यूज करते हैं उसमें। अब अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स इज। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है जिसको बार बार यूज कर सकते हैं हम? तो जैसे कोल है, वो तो नहीं है, जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकता। वाटर है, नेचुरल गैस है और पेट्रोल है। पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल तो ये फॉसिल फ्यूल में आते हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। तो कौन सा बच गया? बी, वाटर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाई इज एयर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। क्यों एयर क्यों इम्पोर्टेंट है लिविंग सभी लिविंग बींग्स के लिए? तो एयर इज ए क्रूशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। मतलब बहुत नेसेसरी गैसेस फॉर लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे कि पहला किस काम आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है कि अब देखो, ह्यूमन एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी इन प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ये याद रखो कि ऑक्सीजन का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन करता है फोटोसिंथेसिस? प्लांट करता है। तीसरा है विंड एंड क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्या नाम है कि एयर इन मोशन कॉल्ड विंड। मतलब जो एयर मोशन में उसको विंड कहते हैं। हेल्प्स द क्लाउड कॉजिंग रेनफॉल एंड रेगुलेटिंग द क्लाइमेट। जो क्लाउड है उनको किसके में मदद करता है कि क्लाउड को इधर से उधर ले जाने में और जिससे बारिश हो सके। इट ऑल्सो असिस्ट इन सीड डिस्पर्सल ऑफ एंड पोलिनेशन। ठीक है। ये क्या होता है कि जो बीज गिर जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए, क्रॉस नहीं सॉरी पोलिनेशन कराने के लिए यूज होता है। अब अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद मतलब अब क्या, एयर क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स। अब अगला पॉइंट है सपोर्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को कैसे सपोर्ट करता है ये भी देखते हैं। Tiny organisms in the air decomposes organic matter, ensuring natural recycling process. Thus, अब क्या है? Thus, air is a vital natural resource, keeping ecosystem balanced and life process active. ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एयर इन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ऐसे आप डायग्राम बना के बता सकते हो कि नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और ऑक्सीजन कितना है? 1% है। और ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक है। 78 + 1 79, 79 + 21 कितना हो गया? 100% हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सारे लिखा हुआ है, कौन क्या चीज़ क्या काम करती है, आप एक बार पढ़ लेना। अब आगे क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? वाटर इज फ्रेश। वाई इज फ्रेश वाटर इम्पोर्टेंट? अब देखो मेन सोर्स क्या है पानी के? एक तो ओशियंस एंड सीज से मिलता है हमें। ठीक है। दूसरा रिवर एंड लेक से मिलता है। तीसरा ग्राउंड वाटर से मिलता है। चौथा आइस सीड्स एंड ग्लेशियर्स से मिलता है। अब क्या है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर? क्या है फ्रेश वाटर महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर होता है। पहले तो हमें पानी पीने के काम आता है। दूसरा एग्रीकल्चर में काम आता है। फिर इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, जैसे कि कपड़े धोने, कुछ भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या फिर कपड़े बनाने के लिए, हर चीज़ में काम आता है। तीसरा इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है। सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो पानी में जलीय जीवन है, जो पानी में एक्वेटिक लाइफ है, उनको हेल्प मदद करता है, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो और पॉन्ड्स में हो। ठीक है। ऑल्दो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर, ओनली 3% इज फ्रेश वाटर, मेकिंग कंजर्वेशन क्रूशियल। मतलब क्या है कि अर्थ पे है होने को तो 71% वाटर है, लेकिन उसमें पीने योग्य पानी या फ्रेश वाटर 3%। ये तो हमें उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना पानी है हमारे अर्थ पे, इसीलिए हमारे अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लेनेट। ठीक है। क्योंकि वो ऊपर से देखने में ब्लू दिखता है हमें। वाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? मेंशन टू ट्रेडिशनल मेथड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर एंड इंश्योर्स वाटर सप्लाई ड्यूरिंग ड्रॉट्स। मतलब क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो होता है कि पानी जो बारिश में आ रहा है उसको हम इकट्ठा करके संभाल के रख लें, उसको यूं ही बह नहीं जाने दें। क्यों?
क्योंकि क्या नाम है, आगे आने वाले समय पे जब अगर अकाल पड़ जाए तो उस समय वो पानी हमारे काम आ सके। तो इसके ट्रेडिशनल मेथड बताने दो जो आपकी बुक में बताएं और हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। एक तो बावड़ी और एक वाव। ठीक है, बावड़ी को बोलते हैं स्टेप वेल, यूज्ड इन राजस्थान। स्टेप वेल कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर सीपेज फ्रॉम नियर बाई लेक्स एंड रिवर्स। एक तो कहाँ से स्टोर करता है, पानी रेन वाटर को कर लेता है ये स्टोर। दूसरा क्या है कि जो पास में कोई रिवर या लेक है उसको सीपेज के थ्रू उस वहाँ से भी पानी ले लेता है। दूसरा है प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। और ये पानी क्या किस में काम देता है फिर हमें, ड्रिंकिंग के लिए और खेती करने के लिए, इरिगेशन के लिए काम में आता है। दूसरा वाव है। वाव कहाँ मिलता है हमें, गुजरात में मिलता है। एंशियंट वेल डिजाइन टू कलेक्ट रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर। ये रेन वाटर और ग्राउंड वाटर को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब हेल्प स्टोर वाटर फॉर ड्राई सीजन्स। अब ये जो सूखे सीजन आते हैं उस समय ये पानी काम में आता है। बेनिफिट क्या है इसके, रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है उसको ये रिचार्ज करते हैं। प्रिवेंट्स वाटर स्कैरसिटी, जो पानी की कमी है उसको दूर करता है। और तीसरी चीज़ क्या, सपोर्ट्स नॉन ड्रिंकिंग यूजेज लाइक गार्डनिंग एंड क्लीनिंग। अब क्या नाम है कि गार्डनिंग और क्लीनिंग में भी इनका यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। तो देखिए, जिनको दोबारा से रिप्लेनिश्ड नेचुरली किया जा सके या उनको रिन्यू किया जा सके वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और नेचुरली उनको रिन्यू करना बहुत मुश्किल है या बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। अब क्या नाम है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कैन बी यूज्ड रिपीटेडली विदाउट रनिंग आउट। लेकिन क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको दोबारा से यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम हैंड टू हैंड यूज क्विकली यूज नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट। वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो ओवरस्यू कॉजेज परमानेंट डिप्लीशन। देखो अगला है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो सोलर एनर्जी इज ए कांस्टेंट सोर्स। वहीं रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट विद कंटिन्यूस यूज। ठीक है, जो मतलब क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल्स है जो समय के साथ साथ क्या हो जाता है कि डिप्लीट हो जाता है, मतलब कम होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का, संरक्षण का महत्व बताता हूँ मैं आपको। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेन लाइफ एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो क्या लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए बचाने चाहिए हमें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इफिशिएंटली टू प्रिवेंट एग्जॉशन। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो है ना, क्या नाम है, उनको हमें बचाना चाहिए और बहुत ही समझदारी पूर्वक यूज करना चाहिए, हमें उनको जुडिशियली यूज करना चाहिए ना। नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो हम क्या करेंगे इसलिए। अब अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी से डेट पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम पेट्रोल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंशियंट प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से बनता है ये, लेकिन इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। मतलब बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो क्या हुआ कि अर्थ की सरफेस है उसके नीचे ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। लिमिटेड क्वांटिटी में होता है तो हमें उसको बचाना कंपलसरी हो जाता है। वंस एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड फॉर फ्यूल इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। मतलब अगर हमने इसको एक बार निकाल के यूज़ कर लिया तो ये दोबारा से बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको, तो इसलिए ये रिन्यू नहीं हो सकता। ओवर यूज लीड्स टू डिप्लीशन।
कॉजिंग फ्यूल शॉर्टेज एंड प्राइस हाइक्स। मतलब अगर हम पेट्रोल का इनका ओवर यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि ये इसका क्षति होगी, यानी मतलब ये कम हो जाएगा, और क्या शॉर्टेज के कारण क्या होगा, फिर प्राइस हाइक हो जाएंगे। देयरफॉर पेट्रोलियम कैन नॉट बी रिन्यूड नेचुरली विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। मतलब एक इंसान के पूरे जीवन काल के अंदर पेट्रोल को दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर आप जो पेट्रोल जला रहे हो वो कोई आपके लाइफ साइकिल के अंदर दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोल को बनने में। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट। पानी इसको फॉरेस्ट को, जंगल को दोबारा से उगाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रीज टेक्स डिकेड्स फॉर और इवन सेंचुरीज टू ग्रो, है ना। दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन को क्या करता है कि सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया। तीसरा क्लाइमेट चेंज हो गया। चौथा ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया। ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार में समझ आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। अब आगे क्या है, लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ पॉसिबल ड्यू टू एयर। कौन सी हैं कि एयर के, एक तो ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग पॉसिबल होता है एयर के कारण। दूसरा फोटोसिंथेसिस होता है। तीसरा पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन क्या होता है, देखो विंड कैरीज पोलन हेल्पिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, आप इतना समझिए अभी, क्यों हवा की मदद से उड़ के चला जाता है। चौथा है वेदर चेंज, एयर करंट्स मूव क्लाउड्स कॉजिंग रेन। ठीक है, अब हाउ कैन वी इन्हेंस द ग्रीन कवर इन आवर लोकेलिटी। मतलब अब हमारे एरिया में हम ग्रीन कवर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रीन कवर का मतलब यहाँ हुआ कि हम पेड़ों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे, ऑर्गेनाइजिंग टी प्लांटेशन ड्राइव्स, मतलब हम जो कि लोगों को ऐसे जागरूक कर सकते हैं कि पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाने की एक मुहिम जारी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग कम्युनिटी गार्डनिंग, मतलब हम एक कम्युनिटी गार्डन बनाने का एक प्रस्ताव रख सकते हैं हमारे लोकेलिटी में। अगर उसमें सब राजी, उनको सबको मना के हम वहाँ पे एक कॉमन एरिया वहाँ पे गार्डन बना सकते हैं। तीसरा, प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। मतलब जो पहले से पेड़ लगे हुए हैं अपने, उनको काटने से रोक रोक सकते हैं हम। फिर एजुकेटिंग अदर्स ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब लोगों को हम शिक्षित करें, एजुकेट करें कि भाई फॉरेस्ट की क्या महत्व है, और ये बहुत सारे स्पीसीज़ को पनाह देता है, मतलब अकोमोडेशन देता है और फूड देता है, इसलिए हमें इनको नहीं काटना चाहिए, ऐसे जागरूक करना। और उसके बाद क्या है, प्रमोटिंग वन महोत्सव इवेंट्स, और वन महोत्सव या उसके जैसे और भी इवेंट हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। आगे क्या है, देखो, What टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन सोलर कुकर। अब यहाँ पे देखो, एक महिला है जो सोलर कुकर का यूज़ करके यहाँ पे क्या कर रही है, खाना बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये बताओ कि ये कौन सी एनर्जी का यूज कर रही है पहली। तो दूसरा है, मेंशन वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक। इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान भी बताओ। तो इसके अंदर क्या है कि सोलर कुकर है तो सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है, सीधी सी बात है। तो पहला ऑप्शन होगा कि सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब ये कोई भी तरह का क्या कर नहीं करता, पोल्यूशन नहीं करता, और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करता है। इसका ड्रॉबैक यानी नुकसान क्या, इनफेक्टिव ऑन क्लाउडी डेज और एट नाइट। मतलब अब ये है ना, एक तो रात को सनलाइट नहीं आती तो सूर्य के ऊर्जा का यूज़ नहीं कर पाएगा, तो कैसे खाना बना देगा। दूसरी बात है कि अगर बादल हैं दिन के अंदर भी, तो भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन सनलाइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कटिंग ट्रीज अफेक्ट सोयल क्वालिटी। अब हम पेड़ काटते हैं तो सोयल की क्वालिटी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कैसे अफेक्ट करता है। कटिंग ट्रीज अफेक्टेड बाय सोयल, कैसे, इंक्रीजिंग सोयल इरोजन, मतलब रूट्स होल्ड सोयल टुगेदर। जो मतलब जो पेड़ हैं उनकी रूट है वो क्या करते हैं कि उनको मिट्टी को बांध के रखता है, लेकिन हम पेड़ काट देंगे तो मिट्टी का भी कटाव होगा। फिर रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजिंग लीव्स एड फर्टिलिटी। तीसरा है डिक्रीजिंग मॉइस्चर रिटेंशन, ट्री शेड सोइल एंड प्रिवेंट ड्राइंग। जो पेड़ की छांव है वो मिट्टी को और उसको सूखी होने में से
बचाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है कि सोइल की क्वालिटी कम हो जाती है अगर हम पेड़ काट देंगे तो। आगे क्या है, 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू वेज इन ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द एयर। हम कैसे दो तरह से एयर को पोल्यूट करते हैं। दूसरा, पर प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। मतलब हमें कुछ एक ऐसा एक्शन बताना है जिससे हम कम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। तो पहला हम क्या करते हैं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को क्या क्या होते हैं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो ये तीनों बहुत सालों में बनती है हमें पता है, लेकिन ये क्या करते हैं, हम इनको जैसे ही यूज़ करते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स ऊपर जाके मिलते हैं और जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। फिर डिफोरेस्टेशन हो गया। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, अब देखो डिफोरेस्टेशन से एयर पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि देखो ट्री अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा कि क्या नाम है, एयर प्योरीफाई ही नहीं होगी, तो क्या और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन बढ़ता ही रहेगा। और दूसरा एक्शन प्लान क्या है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाइसिकल। हमें क्या करना चाहिए कि कहीं पे आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए और साइकिल का यूज़ करना चाहिए, न कि पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करें जहाँ तक पॉसिबल हो। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन रिक्वायर्स बोथ इंडिविजुअल एफर्ट्स लाइक यूजिंग बाइसिकल्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सच एज स्ट्राइकर इमिशन लॉ। ये तो आपके काम का नहीं है अभी, लेकिन मैं ये बता दूं कि देखो इसका एक्शन प्लान यही हो सकता है कि ये गवर्नमेंट और हर एक सिटीजन को मिलके एफर्ट लगाने होंगे, तो ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। अब कैसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके और साइकिल का यूज़ करके, बाइसिकल जैसी चीज़ों का यूज़ करके, पैदल जाके, रनिंग करके, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, ए फैमिली यूजेज सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक फैमिली है जो क्या यूज़ करता है, सोलर पैनल का यूज़ करती है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अ गैस स्टोव टू कुक फूड एंड ए विंड मिल टू पंप एयर फ्रॉम वाटर फ्रॉम वेल। वाट वुड हैपन इफ देर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक। अगर क्या हो कि वो एक फैमिली है, वो क्या क्या काम करता है देखिए एक बार। सोलर पैनल का यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस स्टोव का यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, और पानी निकालने के लिए कुएं में से किसका यूज़ करता है, विंड मिल का। लेकिन अगर सनलाइट ना आए, एक सप्ताह तक ना हो, तो वो क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा उनको, क्या होगा। तो इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट फॉर अ वीक द फैमिली विल फेस सेवरल चैलेंजेस। कौन से, सोलर पैनल स्टॉप वर्किंग। जो सोलर पैनल है वो काम करना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। दूसरा, गैस स्टोव वर्क्स नॉर्मली। कैसे, गैस स्टोव है जो क्या है उस पर, द गैस स्टोव यूजेस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी विच डज नॉट डिपेंड ऑन सन। तो ये इससे कुछ नहीं होगा, ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा, उनका खाना बनता रहेगा अगर वो भी ना आए, क्योंकि गैस स्टोव सन पे नहीं डिपेंड करता है। विंड मिल में और मे नॉट वर्क। विंड मिल है जो क्या नाम है, काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। देखो अभी बात करते, विंड मिल्स रिलाई ऑन विंड एनर्जी नॉट सनलाइट। विंड मिल है जो विंड एनर्जी पे काम करता है, ना कि सनलाइट पे। However, wind patterns can be influenced by sunlight because the sun's heat creates temperature differences that cause wind. दूसरा है, a lack of sunlight could slow with speed the windmill's efficiency in pumping water. Overall impact क्या होगा, the family would lose access to solar power and might face reduced wind energy. दूसरा है, they would become more dependent on non-renewable resources like gas and batteries. Long-term lack of sunlight could also affect plant growth and temperature regulation. कंक्लूजन क्या है भाई इसका,
द हाईलाइट ऑफ वाइटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर एंड इंटरलिंक्ड दे आर विद नेचुरल साइकिल लाइक सनलाइट एंड विंड। यहाँ पे क्या पता लगता है कि सनलाइट और विंड एक नेचुरल साइकिल से जो क्या नाम है, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी का यूज करके हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल साइकिल से पे क्या डिपेंडेंट रहता है। आगे है कि देखो ये एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें आपको दिमाग चाहिए और थोड़ी सी थिंकिंग पावर चाहिए, आप कर सकते हो। जैसे कि एक ऑप्शन में दे रखा है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को देखते ही आपको दिमाग आना चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। दूसरा फॉरेस्ट रिन्यूएबल होता है। तीसरा एयर रिन्यूएबल होता है। पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो दे ही रखा है। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। तो यानी ये यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा है कि अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। अब फॉसिल फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, कोल और पेट्रोलियम और क्या होता है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस नीचे लिखी रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल यहाँ पे आ जाएगा भाई, पेट्रोलियम यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये फॉसिल फ्यूल यहाँ आ गया, ठीक है। अब बाकी जो बच गए उनको यहाँ लिख दो, वाटर आ गया, दूसरा क्या है, फॉरेस्ट आ गया साहब, एयर, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। इनको मैंने नीचे लिख के भी दिया है, आपको टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर फॉसिल फ्यूल 3 टाइप के होते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं थोड़े, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लो, या फिर मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस पीडीएफ का डाउनलोड करो और देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।